क्या पुरुषों को भी महिलाओं की तरह कानूनी सुरक्षा की जरूरत है? ये सवाल आज भारत की संसद में गूंज रहा है। बात हो रही है पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की, और इस प्रस्ताव ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो देश के सामाजिक और कानूनी दोनों ही ताने बाने को सीधी चुनौती दे रहा है। इस बहस की गहराई को समझना है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस एक बयान को सुनना बहुत जरूरी है। ये बात उस कानून के बारे में कही गई थी जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहती है कि एक ढाल हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है, तो समझ लीजिए यहीं से इस पूरे मुद्दे की जड़ें शुरू होती हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा देश जो महिला सुरक्षा कानूनों के लिए जाना जाता है, वो अचानक से अब पुरुषों के अधिकारों पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? इसके पीछे की वजह है कुछ परेशान करने वाले आंकड़े और कुछ ऐसी कहानियां जो इस बहस को लगातार हवा दे रही हैं। जो लोग इस आयोग के सपोर्ट में हैं, उनका एक बहुत ही गंभीर आरोप है। वो कहते हैं कि पुरुषों को एक तरह के कानूनी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। उनका तर्क ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों और उनके परिवारों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इस तर्क को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े और मजबूत करते हैं। ये एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। 2023 में भारत में जितनी भी आत्महत्याएं हुईं, उनमें से 73% पुरुष थे, और इनमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शादीशुदा पुरुषों का था। ये आंकड़ा इस बहस का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। लेकिन देखिए, आंकड़ों के पीछे हमेशा असली लोगों की दर्दनाक कहानियां होती हैं, जैसे अतुल सुभाष की, उनकी आत्महत्या और उनका मार्मिक सुसाइड नोट। इस एक घटना ने इस मुद्दे को एक मानवीय चेहरा दे दिया और कानूनी बदलाव की मांगों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। समर्थक दहेज विरोधी कानून यानी सेक्शन 498A की बात करते हैं, जहां 80% से भी ज्यादा मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। उनके लिए ये इस बात का सीधा सबूत है कि इन कानूनों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा और बहुत ही जरूरी पहलू भी है। हमें यह भी समझना होगा कि आखिर ये महिला केंद्रित कानून बनाए ही क्यों गए थे। तो चलिए जरा इसके पीछे के इतिहास और असली मकसद को समझते हैं। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गए। ये दशकों के सामाजिक संघर्ष का नतीजा थे। इन्हें भारत की गहरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से लड़ने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी व्यवस्था जहां महिलाएं ऐतिहासिक रूप से हमेशा से कमजोर और असुरक्षित रही हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में है 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम। ये एक बेहद जरूरी कानून है। इसका मकसद था महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा से बचाना और उन्हें तुरंत कानूनी मदद मुहैया कराना। इस कानून को जानबूझकर महिला केंद्रित बनाया गया। इसके पीछे की सोच बिल्कुल साफ थी। पहला, भारत में घरेलू हिंसा का शिकार मुख्य रूप से महिलाएं ही होती हैं, और दूसरा, उस समय के जो कानून थे वो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। तो लक्ष्य था एक ऐसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ना। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, हर कोई इस प्रस्तावित पुरुष आयोग से सहमत नहीं है। कई लोगों को ये डर है कि इससे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है, वो कहीं कमजोर न पड़ जाए। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग विचारों के बीच का तनाव साफ देख सकते हैं। एक तरफ ये सोच है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ये डर है कि एक पुरुष आयोग इस सुरक्षा कवच को ही कमजोर कर सकता है और शायद असली पीड़ितों को आगे आने से ही रोक दे। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी चिंताएं काफी प्रैक्टिकल हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर बच्चों की शेयर्ड कस्टडी को अनिवार्य बना दिया गया, तो उन मामलों में महिलाओं और बच्चों को खतरा हो सकता है जहां पिता हिंसक रहा हो। तो हमने पक्ष भी सुना और विपक्ष भी। अब चलिए सीधे इस बिल के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसमें असल में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, ये कोई सरकारी बिल नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे दिसंबर 2025 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने पेश किया। मतलब ये एक सांसद की व्यक्तिगत पहल है। तो ये बिल मोटा मोटी 4 बड़े बदलाव चाहता है। पहला, दहेज के मामलों में गिरफ्तारी से पहले 30 दिन की जांच अनिवार्य हो। दूसरा, झूठी शिकायतें करने वालों के लिए सख्त सजा हो। तीसरा, घरेलू हिंसा कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि पुरुष भी शिकायत कर सकें। और चौथा, तलाक के मामलों में बच्चों का साझा पालन पोषण डिफॉल्ट ऑप्शन। और ये सजा कोई मामूली नहीं है। झूठे रेप के आरोप के लिए 10 साल तक की जेल और मीडिया द्वारा गलत रिपोर्टिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना। ये दिखाता है कि बिल के समर्थक इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और इतनी बड़े प्लान को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी प्रस्तावित है। 5 सालों में 3,650 करोड़ रुपए। ये रकम इस पहल के पैमाने और इसकी गंभीरता को दर्शाती है। आखिर में ये बिल, ये आंकड़े, ये पूरी बहस, ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। सच्ची समानता का असल मतलब क्या है?
ये बहस असल में समानता के दो अलग अलग मतलबों की लड़ाई है। एक तरफ ये तर्क है कि सच्ची समानता तभी मिलेगी जब हम समाज के सबसे कमजोर तबके को विशेष सुरक्षा देंगे, और दूसरी तरफ ये तर्क है कि नहीं, सच्ची समानता का मतलब है कि कानून लिंग की परवाह किए बिना हर किसी के लिए बिल्कुल एक जैसा हो। तो न्याय का सही रास्ता आखिर है क्या? क्या हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, या फिर ऐसे कानून जो उन लोगों को खास सुरक्षा दें जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और जैसे जैसे भारत एक ज्यादा बराबर समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस सवाल का जवाब खोजना और भी जरूरी होता जा रहा है। ये तलाश अभी भी जारी है।